बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ यूनिट नंबर 5 गाइटन का सेकेंड ईयर का जो है वो पहला यूनिट है ये। इसके अंदर ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स होते हैं और हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 25 जो इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर बन रहा है, ठीक है। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्हें मसला होता है कि वीडियो के दौरान लिखते हुए बहुत गंदी गंदी सी हैंड राइटिंग आती है तो प्रॉपर नोट्स नहीं उनको मिलते, उनके लिए जो है वो मैंने अब हैंड रिटन नोट्स अपने जो हैं वो चैप्टर वाइज बनाए हैं, उन्हीं से मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उन नोट्स का आप स्क्रीनशॉट लेके उनको एज अ शॉर्ट लिस्टिंग गाइडन की ही समरी है वो उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो हम आ जाते हैं गाइडन के चैप्टर नंबर 25 के ऊपर। नॉर्मली इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। होम्योस्टेसिस को हमने कैसे डिफाइन किया था? होम्योस्टेसिस को हमने कहा था दैट इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ बॉडी विद इन अ नैरो रेंज। एक प्रॉपर रेंज होगी कि हाँ भाई इधर से लेकर इधर तक जो है ये चीज़ की क्वांटिटी है, कॉम्पोजिशन है तो ये ठीक है, वरना तो फिर ये मसला करेगी हमारी बॉडी के अंदर। होम्योस्टेसिस ऑफ फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कि हमारी बॉडी के जो अंदर जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है कॉम्पोजिशन। फ्लूइड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं तो उन कंपोनेंट्स की भी मिकदार नॉर्मल होनी चाहिए एक स्पेसिफिक रेंज तक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कैसे किया जाएगा। वो तब मेंटेन किया जाएगा जब हमारी बॉडी में फ्लूइड है। फर्स्ट कर लेते हैं पानी को, हम लेते हैं पानी फ्लूइड है हमारी बॉडी में है तो उसको उसकी होम्योस्टेसिस कैसे होगी? होम्योस्टेसिस को आम जुबान में अगर हम कहें तो वो होता है बैलेंस, यानी कि पानी को बैलेंस कैसे करें बॉडी के अंदर। ये तो तभी पॉसिबल है अगर हम जितना पानी एक दिन के अंदर हमारी बॉडी में जा रहा है उतना ही हमारी बॉडी से बाहर भी जा रहा हो, जितना आया उतना गया, यानी कि वाटर इनटेक इज इक्वल टू वाटर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। नॉर्मली अगर एक एडल्ट इंसान को अगर हम देखें तो उसके अंदर वाटर की परसेंटेज होती है ऑलमोस्ट 60%। फर्ज करें एक 70 kg का जो है हमारे पास आदमी है, 70 kg हम लेते हैं एक आइडियल वेट को, तो उसके अंदर पानी कितना होगा? ऑलमोस्ट 42 लीटर्स। वैल्यूज़ ये सारी आपने याद करनी है, ये चैप्टर बेसिकली वैल्यूज़ के हवाले से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास पानी आएगा और पानी जाएगा तभी तो बैलेंस होगा। तो वाटर इनटेक के हम कुछ फिनोमिनास की बात कर लेते हैं। नॉर्मली सी बात है, अगर आप खुद सोचें तो पानी हमारी बॉडी में किस तरह आता है? तब आता है जब हम पानी पीते हैं, वाह बहुत अच्छा हो गया। और किस तरह से पानी आता है? अब हमने कुछ इस तरह की फूड भी खा रहे होते हैं जो जिसके अंदर पानी होता है, लाइक वाटरमेलन हम खाते हैं, या फिर नॉर्मली घरों के अंदर जो है वो शोरबे वाला सालन बन रहा होता है तो उसके अंदर भी तो पानी होता है ना। तो ये डायरेक्ट वाटर इनटेक पानी की सूरत में या फिर कुछ ऐसा खाया जिसमें पानी हो, उससे हमें जो वाटर मिलता है दैट इज़ अबाउट 2100 मिलीलीटर पर डे, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जब फूड जाती है तो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, या जाहिर सी बात है फूड जाएगी उसको छोटे छोटे तोड़ने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे होंगे, तो उधर से हमें मिलता है ऑलमोस्ट 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर पर डे। तो 2100 प्लस 200 कितना हो गया? 2300 मिलीलीटर पर डे। अब हमने कहा इतना पानी एक इंसान ने कंज्यूम कर लिया, अब इसको निकालें कैसे? भाई इसको निकालोगे तो होम्योस्टेसिस होगी ना, वरना तो हमारी बॉडी में तो मसला हो जाएगा, इतना पानी का हम क्या करेंगे? तो वाटर लॉस के होते हैं बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। किस तरह से होता है? एक होता है इनसेंसिबल लॉस। इसे इनसेंसिबल लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि किस वक्त जो है हमारी बॉडी से पानी गया, किस तरह से जाता है। एक तो स्किन से जाता है डिफ्यूजन के थ्रू अबाउट 350 मिलीलीटर ऑफ वाटर पर डे, ठीक है। तो इसको आपने इवेपोरेशन से जो है मिक्स नहीं करना, ये डिफ्यूजन हो रही होती है। सेकेंडली रिस्पायरेटरी ट्रैक से थ्रू लंग्स, ये भी जाता है 350 मिलीलीटर पर डे। रिस्पायरेटरी ट्रैक से कैसे जा रहा था? लंग्स के थ्रू, कि जब हम हवा को इनहेल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हवा ही एल्वुलाई के अंदर आई, एल्वुलाई के अंदर जो है नमी होती है, वहाँ से वाटर जो है वो जो हवा एल्वुलाई के अंदर आती है उसके अंदर वो नमी जाती है, और जब हम उसी हवा को ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जाती ही जाती है, उसके साथ वाटर भी कुछ हद तक चला जाता है, तो वो ऑलमोस्ट 350 मिलीलीटर पर डे होता है। सेकेंड है यूरिन की प्रोडक्शन, नॉर्मल सी चीज़ है। अब अगर यूरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1400 मिलीलीटर पर डे जो है वो यूरिन की प्रोडक्शन होती है। ये नहीं होगा तो फिर इतना ज़्यादा पानी हम एक्सक्रीट आउट कैसे करेंगे, इतना ज़्यादा फ्लूइड कैसे एक्सक्रीट आउट हो रहा होगा। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास फीसेस। फीसेस मेनली बच्चे कह रहे होते हैं कि फीसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनके जहन में आता है कि कोई सॉलिड मटेरियल, नो। डायरिया हो गया, आपको हो गया, मुझे हो गया, किसी को भी डायरिया हो गया तो लूज मोशंस लग जाते हैं। लूज मोशंस लगने की वजह से ऑलमोस्ट 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लॉस हो रहा होता है पर डे नॉर्मली, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज स्वेट की प्रोडक्शन।
हमारी बॉडी के ऊपर स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट 100 मिलीलीटर पर डे जो है वो स्वेट बन रहा होता है, और ये वेरी करता है 1 से 2 लीटर पर आवर तक। इतना ज़्यादा भी इसकी प्रोडक्शन होती है। किस तरह, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ। सर्दियों में तो पसीना नहीं आता भाई, आता भी होगा तो थोड़ा बहुत ही आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर में एक नॉर्मल सी चीज़ पढ़ी थी कि हमारी बॉडी में 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और उसी पूरी जगह को हम कह रहे होते हैं जहाँ पर ये फ्लूइड फैला हुआ होता है कि वो कंपार्टमेंट है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, यानी कि एक सेल इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है। सेकेंडली, वो जगह जहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के बाहर वाला एरिया है, उस सारे को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की आगे हमने 2 टाइप्स फर्स्ट ईयर में ही पढ़ ली थी। वन इज जो है ब्लड प्लाज्मा होता है और दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे पास 70 kg के पर्सन में हमने कहा था 42 लीटर जो है हमारे पास फ्लूइड होता है। इसी 42 लीटर को अगर हमने डिवाइड करना हो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो हम किस तरह डिवाइड करते हैं कि 42 लीटर के हमने किए 3 हिस्से, यानी कि 14 जमा 14 जमा 14, 14 प्लस 14 प्लस 14। इसमें से जो 2 हिस्से आते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को अगर हम कहें तो इट मेक्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द बॉडी, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये ऑलमोस्ट 1/3 बना रहा था, यानी कि 14 लीटर। अब 14 लीटर फर्दर डिवाइड होता है किस तरह, कुछ प्लाज्मा है, कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ऑलमोस्ट इसी 14 लीटर का 1/3 यानी कि 3 मिलीलीटर हमारे पास प्लाज्मा होता है, जबकि 3/4 3 हिस्से इस 14 लीटर के हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो वैसे तो 12 मिलीलीटर बन रहा होता है नॉर्मली, लेकिन गाइटन के हिसाब से इट्स अबाउट 11 मिलीलीटर, तो हम गाइटन को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रांससेलुलर फ्लूइड का अगर नॉर्मली पूछ लिया जाता है वाइवा वगैरह के अंदर, अगर पूछना है कि ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या है, तो हम बताएंगे कि ट्रांससेलुलर फ्लूइड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि हमारे पास डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ब्रेन के अंदर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, हमारे पास साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसके अलावा हमारे पास पेरिटोनियल कैविटीज़ के अंदर या पेरिकार्डियम की जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है वो भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, और ये इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट होती है 1 से 2 लीटर, जिस जगह पर भी होगा 1 से 2 लीटर तक ये टोटल मिलाकर बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि फ्लूइड इन द बॉडी। फ्लूइड जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमने कहा अब इसके अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें फ्लूइड होता है 70 to 75% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो चला जाता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉडी वेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है उसमें ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, खाता पीता भी है वो। छोटे बच्चों को तो सिर्फ ला के खिला देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो खाएगा, जाहिर है फास्ट फूड खाएंगे, आप भी नहीं रुकेंगे, हम भी नहीं रुकेंगे। फास्ट फूड खाते हैं तो फैट्स की जो है कंजम्पशन होती है, उसकी वजह से जो है जैसे जैसे फैट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पानी कम होता जाएगा। तो इसका जब हमने एवरेज निकाला तो हमने कह दिया कि टोटल ऑलमोस्ट 60% जो है वो बॉडी वेट है, तो एवरेज हम 60% इस हिसाब से ले रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने वही बात की कि 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। फैट के ऊपर, फैट के ऊपर किस तरह से, जितना ज़्यादा फैट होता है उतना पानी कम होगा बॉडी में। एज के ऊपर किस तरह, फिर मैंने बात की कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होता जाएगा, तो वैसे वैसे पानी कम होता जाएगा। तीसरी चीज़ आती है सेक्स या जेंडर। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि फीमेल्स, अगर हम नॉर्मली भी देखें तो फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ी सी ज़्यादा फैट होती हैं, मोटी होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फैट ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स के कुछ हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो फीमेल्स के अंदर फैट ज़्यादा होगा तो उनके अंदर जो है वाटर की मिकदार एज कम्पेयर टू मेल्स कम होती है। अब हमने फ्लूइड की बात की ही है तो हम अपनी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड को ले लेते हैं, दैट इज़ ब्लड। ब्लड मिलके बना है 2 चीज़ों से। कॉम्पोजिशन इसकी आप क्या याद करेंगे कि ब्लड मिलके बना है 2 चीज़ों से, प्लाज्मा से और हेमाटोक्रिट से। प्लाज्मा में सारे सेल और हर चीज़ आ जाएगी, हेमाटोक्रिट में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स आएंगे। यानी कि हमने अपनी बॉडी के सारे रेड ब्लड सेल्स को इकट्ठा किया, इतना गुच्छा बन गया हमारे पास। ये गुच्छा हमारे पास हेमाटोक्रिट है, यानी कि सिर्फ रेड ब्लड सेल्स का गुच्छा हेमाटोक्रिट होता है। ये ब्लड का ऑलमोस्ट 40% बना रहा होता है, जबकि 60% प्लाज्मा और बाकी सेल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को अगर हम देखें या हेमाटोक्रिट को अगर हम देखें तो ये वेरी कर रहा होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होता है। मेल्स के अंदर क्योंकि ब्लड ज़्यादा होता है, 5 लीटर होता है, तो उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी ज़्यादा होते हैं, अबाउट 0.40 वैल्यूज़। फिर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वैल्यूज़ याद करनी है क्योंकि ये चैप्टर MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फीमेल्स के अंदर ब्लड हम कहते हैं 4.5 लीटर है, तो उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी कम होते हैं, दैट इज अबाउट 0.36। फिर कुछ ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस जिसमें रेड ब्लड सेल्स कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमने पढ़ा था इनीमिया। इनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं या इनके अंदर हीमोलाइसिस हो जाती है, तो रेड ब्लड सेल्स तो टूट रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं। कितने कम हो जाते हैं, कम होते होते 0.10 तक ही चले गए, तो ये बहुत स्वेयर इनीमिया हो जाता है, दैट इज डेंजरस फॉर योर लाइफ। फिर आते हैं पॉलीसाइथीमिया में। पॉलीसाइथीमिया क्या आता है, रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, अब नॉर्मली ही बनते जा रहे हैं। यार इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे तो हमारे तो प्लाज्मा के अंदर ही क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। इतना ज़्यादा गुच्छे गुच्छे रेड ब्लड सेल्स के हम करेंगे क्या? तो ये पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन भी डेंजरस हो सकती है और ये जा सकती है ऑलमोस्ट 0.65 तक, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। फिर हम आते हैं प्रोटीन एंड आयंस के ऊपर। ठीक है, ये एक बहुत आसान सी बात है, गाइडन के अंदर इसको बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ याद रखने की बात यह है कि प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में भी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि प्लाज्मा के अंदर होती है 7% प्रोटीन, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होती है 2% प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर प्लाज्मा में प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन होती है नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज चीज़ पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो अट्रैक्ट करेगी कैट आयंस को, पॉजिटिव चार्जेस को, और प्लाज्मा के अंदर कैट आयंस की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जबकि प्लाज्मा प्रोटीन अब अट्रैक्ट कर रही है पॉजिटिव को, तो रिपेल किसको करेगी, नेगेटिव आयंस को। नेगेटिव आयंस को रिपेल करती है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नेगेटिव आयंस चले जाते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा में क्या चीज़ ज़्यादा है, तो दैट इज़ कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या चीज़ ज़्यादा है, दैट इज़ एनाइंस यानी कि नेगेटिव चार्ज, और रीजन मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी है ही नहीं, कौन सी मॉडरेट अमाउंट में। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किस तरह, इसके अंदर 3 चीज़ें बहुत लार्ज अमाउंट में, अभी साथ साथ याद कर लें जैसे मैं करवा रही हूँ। 3 चीज़ें बहुत लार्ज अमाउंट में है क्या, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब हम आ जाते हैं क्या चीज़ बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, वो है 5 चीज़ें। ठीक है, हाँ जी, तो 5 चीज़ें वो क्या है, पोटेशियम आयंस और फॉस्फेट आयंस, 2 हो गए पी से, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनिक एसिड आयंस। 5 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की कॉम्पोजिशन थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको कैसे याद करना है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास कैल्शियम तो होती ही नहीं है, कैल्शियम है नहीं। अब स्मॉल अमाउंट में जौन से आयंस हैं वो है सोडियम और क्लोराइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा थे और इंट्रासेलुलर में बहुत कम है। अब आती है मॉडरेट अमाउंट की बारी। मॉडरेट अमाउंट में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास मैग्नीशियम आयंस एंड सल्फेट आयंस आ जाते हैं, जबकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास आ जाते हैं 3 पीस, यानी कि पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन एंड प्रोटीन। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।